औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ भी आप सबको आ रही है और आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। अच्छा क्लास, लास्ट वीक के अंदर जो है वो हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर लिया था, बल्कि इसके कुछ टॉपिक्स भी हमने कर लिए थे। मैं क्विक रिव्यू दे दूं चैप्टर नंबर 14 का, जो कि आपके कोर्स का सेकंड चैप्टर है, लेकिन आपके बुक का जो है वो चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं या इसके कंटेंट हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये हमने देख लिया था। एचआर प्लानिंग है, ये भी हम कर चुके हैं। एचआर मैनेजमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आज यहाँ से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। गुड एचआर प्रैक्टिसेस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन एंड ट्रेनिंग। इसमें रिक्रूटमेंट का टॉपिक मोस्ट प्रॉब्ली आज के लेक्चर में है जो कवर हो जाएगा। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, अप्रेजल है एंड एथिकल बिहेवियर। ये कंटेंट्स हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम पहली स्लाइड पे जाएं तो ये जो फर्स्ट है, ये हम चैप्टर नंबर 13 के इंट्रोडक्शन में भी कवर कर चुके हैं। मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी करवा दिया था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड एचआर डिपार्टमेंट। इट्स अ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एचआर इज अ मॉडर्न अप्रोच। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। ठीक है, कि प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इट्स ऑल अबाउट द प्लानिंग ऑफ ओवरऑल एचआर, जिसके अंदर एक सेंटेंस एचआर का जो आता है कि एचआर क्या है, राइट पीपल एट द राइट टाइम फॉर द राइट प्लेस। राइट पीपल एट द राइट टाइम फॉर द राइट जॉब या राइट प्लेस। ठीक है, तो सही वक्त पे सही लोग सही जगह के लिए हायर करना। ठीक है, ये सारा प्लानिंग के अंदर आता है। ठीक है, और प्लानिंग जैसा कि मैंने बताया कि आप किसी भी सब्जेक्ट का ले लें तो वो सब्जेक्ट ऑपरेशन है, एचआर है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, उसके अंदर उसके स्ट्रेटेजिक रोल के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि आपकी वो एचआर अकॉर्डिंग टू द कंपनीज के जो मिशन, विजन है, एम ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ अलाइन है कि नहीं है, आपके ऑपरेशंस अलाइन है कि नहीं है, आपकी मार्केटिंग अलाइन है कि नहीं है ओवरऑल कंपनी के ऑब्जेक्टिव से। तो ये सारी चीज़ें इसी में हमने डिस्कस की थी कि प्लानिंग क्यों करते हैं। एंड प्लानिंग इज द स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी इज द प्लानिंग, दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो हम बात करते हैं दैट्स अबाउट द प्लानिंग। तो ये एचआर प्लानिंग के अंदर राइट पीपल एट द राइट टाइम फॉर द राइट प्लेस है, ये प्लानिंग है। लेकिन आपकी वो प्लानिंग मीट होनी चाहिए कंपनीज के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के साथ, ताकि आप कंपैटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें। इसमें मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे कि अगर ओवरऑल कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि हम नई मार्केट के अंदर एंटर होना चाहते हैं, और मैंने एग्जांपल दी थी ये कराची में हेड ऑफिस है और लाहौर में एंटर होना चाहते हैं। अब लाहौर में भी ऑफिस ओपन करना है, अगर प्रोडक्शन है तो फैक्ट्री ओपन करनी है, तो उसके लिए आपको पूरी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो श्योरली एचआर नीड्स वहाँ पे हैं। उस फैक्ट्री के लिए क्या एचआर नीड्स हैं जो मीट करनी है इस ओवरऑल कंपनी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, वो नीड्स कौन फुल करता है, ये एचआर प्लानिंग के थ्रू होता है। उस फैक्ट्री के लिए आपको फैक्ट्री के जो है वो मैनेजर भी चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, ऑपरेशन मैनेजर चाहिए, लेबर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, एंड दैट्स अ जॉब ऑफ एचआर प्लानिंग। और ये मीट कर रही है ओवरऑल कंपनी के ऑब्जेक्टिव में, और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने एक नया ऑफिस ओपन करना है लाहौर के अंदर। ठीक हो गया। सो ये प्लानिंग के अंदर हमने सारा डिस्कस किया था। प्लानिंग के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने थी। अगर हमारे शॉर्टेज हो जाती है, सरप्लस हो जाती है, ये बड़ा डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि जब आपके पास सीजनल बिजनेस है, जब सीजन ऑफ हो जाता है तो आपके पास लोग सरप्लस में हो जाते हैं, देन आप जो है वो उनको निकाल देते हैं जो कि नॉन कोर टीम है। ठीक है, खैर ये चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की थी। फ्यूचर मैन पावर नीड्स थी, इसमें भी बहुत चीज़ डिस्कस में 13 में भी कर चुका हूँ, इसमें भी किया था। और एग्जांपल मैंने आपको इसकी दी थी, साउथ वेस्ट एयरलाइन की है, ठीक है, और सिंगापुर एयरलाइन की।
और इसी से करंट सिनेरियो, जिस करंट सिचुएशन कोविड-19 की चल रही है, इससे रिलेटेड हमने डिस्कशन की थी एचआर प्लानिंग के अंदर। ये सारी चीजें 4 पॉइंट्स जो इसके अंदर इंक्लूड हैं, गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था प्लानिंग के अंदर ही, स्टिल प्लानिंग, वी आर डिस्कसिंग प्लानिंग। There are 5 stages in HR planning process. Strategic analysis हमने देखा था, internal analysis, identifying the gap between supply and demand, stage 3. Stage 4, put plans into place to close the gaps, and 5 के अंदर हमने review किया था। और साथ साथ मैंने बताया था कुछ बुक्स के अंदर ये 6 स्टेजेस हैं, कुछ में 4 स्टेजेस हैं, लेकिन ये जो प्लानिंग का आपके प्रोसेस है जो आपके बुक के अंदर भी है, ये ओवरऑल इन सारे स्टेजेस को कवर करता है, ठीक है। स्टेज 1 में एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हैं और ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए आप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये हमने देखा था और इसके अंदर हम देख चुके थे कि ओवरऑल जो है क्या कंपनी के गोल्स हैं और एचआर ने कैसे वो गोल मीट करने हैं एचआर प्लानिंग में। अब वो इंटरनल रिक्वायरमेंट, इंटरनल एनालिसिस देखते हैं। इफ यू नीड पर्सन, तो आप वो एग्जिस्टिंग स्टाफ को जो ऑडिट करते हैं, ये टर्नओवर कितना हाई है, एब्सेंटिज्म कितना है, ठीक है। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग स्टाफ के अंदर क्या हम ट्रांसफर्स एंड मूवमेंट्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गैप बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड, शॉर्टेज एंड एक्सेस, इसको बड़ा डिटेल में हमने देखा था। और स्टेज 4 के अंदर इसी शॉर्टेज और एक्सेस को हम इन प्लेस कर देते हैं। अगर शॉर्टफॉल है तो हम कैसे करेंगे, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, जॉब एनलार्जमेंट के थ्रू, दैट्स इंटरनली। और एक्सटर्नल क्या करते हैं हम, फिल रिमेनिंग नीड्स के हम हायर कर लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ फॉर सरप्लस नेचुरल वेस्टेज, जिसके अंदर पीटीसीएल का गोल्डन हैंडशेक हमने डिस्कस किया था और इसके बारे में कुछ ज्यादा डिस्कशन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में भी हुई थी, ठीक है। और रिक्रूटमेंट फ्रीज है जिसमें रिक्रूटमेंट आप फ्रीज कर देते हैं। और फिर अपनी सारी इन प्रोसेस के अंदर जो सारी एक्टिविटीज स्टेज 4 तक आपने की है, उनको आप क्या करते हो, रिव्यू करते हो। अच्छा, आज जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ये ऑथर ने आपके बुक के अंदर एक दिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, जिस ऑल्दो इसका एक कंप्लीट पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के जो है वो स्ट्रैटेजी की बुक्स के अंदर, एचआर की बुक के अंदर पूरा एक चैप्टर मौजूद होता है जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। जिसके अंदर थोड़ा सा अगर मैं बेस आपको बताता चलूं कि स्ट्रक्चर के अंदर जो बड़ा कॉमन है और आप लोगों को भी पता होगा बीइंग ए बिजनेस स्टूडेंट, कि जो टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। लेमैन में सिंपल वर्ड के अंदर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर फंक्शंस हैं, जिसके अंदर फंक्शनल डिपार्टमेंट हैं जिनका नाम है एच, फाइनेंस, मार्केटिंग। ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टिपिकल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं, ये चीजें आती हैं। क्या, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ये एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो खैर उसके अंदर तो काफी डिटेल है। मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर भी आते हैं, बेस्ड आते हैं, टीम बेस्ड आते हैं, जैसे वर्चुअल है, वर्चुअल भी, हाइब्रिड भी आता है। तो एक कंप्लीट एक उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में है। यहाँ पे ऑथर ने थोड़ा सा जिक्र किए हैं जो कि सिर्फ 2 स्ट्रक्चर हैं, दैट्स अ प्रोजेक्ट बेस्ड टीम और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है रिजल्टिंग इन चेंजिंग एचआर नीड्स। इसमें ऑथर कहता है कि जब नई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स भी जो है वो चेंज होती हैं। यहाँ पे ऑथर ने सिर्फ 2 डिस्कस किए हैं। आई डोंट नो व्हाई ही डिस्कस जस्ट ओनली 2, ठीक है। और व्हाई नीड टू डिस्कस प्रोजेक्ट बेस्ड एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, को इसका रब्त और ताल्लुक जो आगे फर्दर लेक्चर से उससे नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके बुक के अंदर है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, श्योरली हैं भी, तो इस वजह से इन टॉपिक्स को पढ़ाना जरूरी है। प्रोजेक्ट बेस्ड टीम्स, ठीक है, ये और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, 2 स्ट्रक्चर सिर्फ इसमें ऑथर ने दिए हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट बेस के अंदर मैं आपको पहले बताता चलूं, प्रोजेक्ट बेस के अंदर ये है कि फंक्शनल डिपार्टमेंट का जो फंक्शनल स्ट्रक्चर का बताने का मकसद भी ये था कि एक आपको पता लगे कि जो टिपिकल
اور جو ٹریڈیشنلی اور کرنٹلی بھی چل رہا ہے کسی بھی آرگنائزیشنز کے اندر، اور میں کہوں موسٹ آف دا آرگنائزیشن کے اندر، وہ فنکشنل آرگنائزیشنل اسٹرکچر چل رہا ہے، جس کے اندر ایچ آر ڈپارٹمنٹ، مارکیٹنگ، فائننس، ایچ آر ہے، اور یہ ایک ٹپیکل ہے. اور ان ڈپارٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹاپ باس آتے ہیں، سی او آتے ہیں، اور ان کے نیچے سارے، اسی طرح فائننس کا ڈائریکٹر ہے، ایچ آر کیا ہے، آپریشن کیا، اور مارکیٹنگ کا ہے. یہ تو ایک ہو گیا ٹپیکل آرگنائزیشنل اسٹرکچر. اب جو پروجیکٹ بیسڈ ہے، پروجیکٹ بیس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ان ٹپیکل فنکشنل آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اندر سے آپ ہر ڈپارٹمنٹ میں سے کچھ لوگوں کو پک کرتے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے ہیں، اور ایک آپ ان کی ٹیم بنا دیتے ہیں، اور اس ٹیم کو آپ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں ایک پروجیکٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے ایچ آر میں سے ایک آدمی لے لیا، فائننس سے آپ نے 2 لے لیے، مارکیٹنگ سے 2 لے لیے، آپریشن سے 1 لے لیا. ٹھیک ہے، یہ 6 لوگ آپ نے ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے لیے، اور ان 6 کی 6 ٹیم کو آپ نے اسائن کر دیا ایک پروجیکٹ کے اوپر. تو یہ جو سٹرکچر کہلائے گا، یہ پروجیکٹ بیسڈ ٹیمز کہلائے گا. اس کے اندر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں آئل کمپنی میں 2002 سے 2005 تک جاب کی. میں بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر کے ساتھ بزنس ڈیولپمنٹ آفس میں ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا. آئی واز اسسٹنٹ ٹو بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر، اور ہم نے جو ہے کافی پروجیکٹس کے اوپر کام کیا. کچھ ٹینڈر ہم نے ون کیے، کچھ لوز کیے. ٹھیک ہے، اسی دوران ہماری کمپنی ریپرزنٹیٹیو تھی. ٹوٹال نے آف شور ڈرلنگ کی تھی، اور کراچی کے اندر سمندر میں انہیں ایک ایریا ایلوکیٹ کیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ اس ایریا کے اندر آپ نے آف شور ڈرلنگ کرنی ہے. اب ہماری کمپنی ریپرزنٹیٹیو تھی، اور ہماری کمپنی کے اندر بھی ایز ادر آرگنائزیشن ٹپیکل فنکشنل آرگنائزیشنل اسٹرکچر تھا، جس میں ایچ آر، فائننس، مارکیٹنگ اینڈ آپریشنس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اب جب ٹوٹال کی ہم نے ریپرزنٹیشن کی، تو جو ٹوٹال کی ساری ڈاکومنٹیشن تھی وہ ہماری کمپنی نے ہی کرنی تھی، اور جو ان کے سارے پرابلمز اینڈ ایشوز تھے وہ ہماری کمپنی کیونکہ ریپرزنٹیٹیو ہے، دے نیڈ اے ریپرزنٹیٹیو ان پاکستان، تو ہماری کمپنی ریپرزنٹیٹیو تھی. تو ہماری کمپنی نے سارے ان کے پیپر ورک اینڈ آفس ورک اور ان کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں ٹوٹال کی، وہ فلفل کرنی تھی. اس کے لیے ہماری آرگنائزیشن نے ایک ٹیم بنائی، اور اس ٹیم کے اندر میں بھی ٹیم ممبر تھا. میں پروجیکٹ بزنس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سے آیا. 2 لوگ سرٹنلی ہمارے مارکیٹنگ میں سے تھے، ایک ہمارے فائننس میں سے تھے. ٹھیک ہے، اور ایک ایز اے آفس ورکر جو ہمارے آپریشنز ہیں، جہاں پہ جیو فزکس، جیولوجسٹ، کیمیکل اینڈ میکینیکل انجینئرز ہیں، ان میں سے ایک آفس ورکر ہمارے ساتھ آیا. تو یہ 4 to 5 کی ہماری ایک ٹیم بنی، جو کہ ہم ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے آئے. اور ہمارا پروجیکٹ کیا تھا کہ ہم نے ٹوٹال کی جتنی بھی آف شور ڈرلنگ اس پروجیکٹ کے اندر رہتے ہوئے جتنی بھی ورکنگ ہے، اس کے اوپر ہم نے تقریباً 3 مہینے تک یہ پروجیکٹ سٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک اور اس کے کلوزنگ تک اس پروجیکٹ کے اوپر ہماری یہ ٹیم کام کرتی رہی، جو کہ ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے آیا. میں بزنس ڈیولپمنٹ سے آیا، 2 فائنینس سے آئے، ایک آپریشنس کے اندر سے آیا، اور اسی طرح ایک اور ڈپارٹمنٹ میں سے آیا.
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट थोड़ा वेट कीजिएगा, सर थोड़ा डिस्कनेक्ट होते हैं, अभी रिकनेक्ट हो जाते हैं, तो काइंडली आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग काइंडली कनेक्टेड रहिएगा। सर अभी क्लास दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होपफुली आप लोग सारे ऑनलाइन ही हैं। मेरा राउटर थोड़ा सा रीस्टार्ट हो गया था, दैट्स व्हाई डिस्कनेक्शन बीच में आ गई है। क्लास काइंडली अगर मुझे क्विकली आप लोग बता दें कि कहाँ तक थे प्रोजेक्ट पेज के अंदर। आई होप मैं बता रहा था, और प्रोजेक्ट पेज के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, वेयर आई यूज टू वर्क। थोड़ा सा मुझे अगर काइंडली बता दीजिएगा कहाँ तक गई है। आप क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर राइट कर लें, टाइप कर लें मैसेज एंड। अच्छा, मुझे मैसेजेस में कुछ ओके, थैंक यू राना उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है,
अच्छा, मैं अपने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में आपको प्रोजेक्ट बेस के बारे में बता रहा था, और वो होपफुली राना उस्मान ने बता दिया है कि जहाँ पे मैं था तो उस ऑयल कंपनी के अंदर जो है वो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम टोटल के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, तो डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट से लोगों को पिक करके इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे हमें एक टीम बना दी गई और हमने टोटल के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। और प्रोजेक्ट करने के बाद फिर हमने वो प्रोजेक्ट जो है वो उसकी स्टार्टिंग से लेकर कंप्लीशन तक हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर थे। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का प्रोजेक्ट था, और जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया और उसके बाद हम रिस्पेक्टिवली अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर चले गए। सो दैट्स अ प्रोजेक्ट बेस्ड। प्रोजेक्ट बेस्ड के अंदर जो इसकी बाय डेफिनेशन अगर हम देखें, ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड टीम क्या है? टीम हुज मेंबर बिलोंग टू डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट फंक्शन से, एज आई सेड, मैं बिजनेस डेवलपमेंट में से था और कुछ फाइनेंस में से थे, ऑपरेशन के अंदर से आए थे, एंड आर असाइंड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। और प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से असाइन कर दिए जाते हैं टू एक्टिविटीज फॉर द सेम प्रोजेक्ट। डिफरेंट डिपार्टमेंट से आके आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर असाइन कर दिए जाते हैं, एक टीम बना दी जाती है, और जब प्रोजेक्ट खत्म होता है तो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में से वापस चले जाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू वर्क टीम्स, और एम्प्लॉयज वर्क करते हैं टीम्स के अंदर रह के। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स है, लेकिन ऑल दो आपकी बुक के अंदर नहीं, इसके बहुत फायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है कि अगर मैं बिजनेस डेवलपमेंट के पास मैनेजर के पास आता था, अर्ली इन द मॉर्निंग आया, मैंने अटेंडेंस अपने डिपार्टमेंट में लगानी है, रिपोर्ट मैंने अपने डिपार्टमेंट में करना है अपने मैनेजर को कि सर आज मैं प्रेजेंट हूँ, और फिर उसके बाद मैं इजाजत चाहता था कि सर आई वांट टू गो टू वर्क ऑन दैट टोटल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो रियली इसके अंदर, टीम के अंदर मेरा बॉस बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो जाता था, क्योंकि उसके ऊपर अपना वर्क था, अपने प्रोजेक्ट्स थे, अपना प्रेशर था, और उसको टीम की जरूरत थी। लेकिन ये और उसका कई दफा प्रॉब्लम्स भी बिग बॉसेस से हुआ है कि मेरा बंदा आपने दूसरी टीम के अंदर दिया हुआ है, और जो है मेरे काम जो है उसमें डिले हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं। मेरे लिए क्या था कि आई हैव टू रिपोर्ट टू बॉसेस, और मेरे ऊपर मेरे वर्क बर्डन आता था सम टाइम। मेरे अगर जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है उसके ऊपर अगर काम का प्रेशर ज्यादा होता है, तो फिर वो मुझे जाने नहीं देता था उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए, और वो रिक्वेस्ट करता था दूसरे डिपार्टमेंट से कि आप आज किसी आदमी को भेज दें। तो ये इश्यूज आते हैं। खैर, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, ये दैट्स अ प्रोजेक्ट बेस्ड टीम। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि जब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर टीम वर्क कर रही होती है तो मल्टी स्किल्ड एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड। अच्छा, सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर टोटली प्रोजेक्ट बेस्ड। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनीज जो आईटी से रिलेटेड है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, उसका तो पूरा स्ट्रक्चर ही प्रोजेक्ट बेस्ड टीम्स के ऊपर है। क्यों? कि उनके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट होते हैं। एक क्लाइंट का एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, दूसरे क्लाइंट का क्लाइंट ए बी सी डी का है, और उसके ऊपर उसकी वही टीम्स काम कर रही होती हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो उनका तो स्ट्रक्चर टोटल प्रोजेक्ट्स बेस्ड होता है, ठीक है, कि उनका काम ही प्रोजेक्ट के ऊपर है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस ओरिएंटेड है, ठीक है, और अदर बिजनेसेस हैं, रिटेल से रिलेटेड हैं, और उनके एज ए फैक्ट्री से रिलेटेड है, वहाँ पे टिपिकल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं है। तो मल्टी स्किल एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड, ठीक है। जब प्रोजेक्ट बेस्ड आप काम कर रहे होते हैं तो आपके पास मल्टीपल स्किल के जो है पीपल, यू नीड दैट। और एचआर की ड्यूटी है कि उसने लोगों को ट्रेन करना है और ऐसे लोगों को हायर करना है जो कि मल्टी स्किल्ड होंगे। ये हम लास्ट में कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर्स में हम मल्टी स्किल्ड के ऊपर काम कर चुके हैं, वर्किंग कर चुके हैं। इंटेंसिव ट्रेनिंग विल बी नीडेड। श्योरली मल्टी स्किल हैं तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल हायरार्की। ट्रेडिशनल हायरार्की क्या है? मैंने ब्रैकेट में लिखा है फंक्शनल। जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है उससे हट कर है। श्योरली प्रोजेक्ट बेस क्या है? हट कर है, इससे हट कर काम करना पड़ता है। और वही जो प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज मैंने बताया जो मुझे हैं कि मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट में भी कर रहा हूँ और मैं उस प्रोजेक्ट पे भी कर रहा हूँ। मेरे बॉस को ये प्रॉब्लम है, उसके भी पास अपना वर्कलोड है, अपने प्रोजेक्ट्स हैं, और उसको भी लोगों के टीम्स की जरूरत है। तो इस वजह से ये एक टिपिकल नहीं है, एक अवे फ्रॉम द टिपिकल फंक्शनल डिपार्टमेंट या फंक्शनल स्ट्रक्चर से ये प्रोजेक्ट बेस्ड टीम्स हैं। सेकेंड इज द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का आपको पता होगा, ठीक है, जिससे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में घर बैठ के आप पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से ऑथर कहता है कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस का जो है वो कॉन्सेप्ट आया है ड्यू टू टेक्नोलॉजी। एंटायर ऑर्गेनाइजेशंस दैट डिपेंड ऑन
इलेक्ट्रॉनिक लिंकिंग, सिंपल वर्डिंग के अंदर में लिखा कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जो कनेक्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक लिंकिंग के थ्रू। फ्लेक्सी टाइमिंग हम लास्ट चैप्टर के आखिर में ये पढ़ चुके हैं, वर्क फ्रॉम होम पढ़ चुके हैं, इसके फायदे और नुकसानात भी हम देख चुके हैं, एम्प्लॉयज को क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये हम लास्ट चैप्टर के आखिर में इसको कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सेम वही चीज है, वही कॉन्सेप्ट है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का, कि आप वाया फोन, फैक्स, इंटरनेट के कनेक्ट होते हैं और आप घर से बैठ के काम करते हैं। Further, virtual organization is one whose employees are spread geographically and communicate via phone, email and the internet. ठीक है, I believe it's very clear कि जिस तरह हो रहा है घर बैठ के आप काम कर रहे हैं। virtual organization के अगेन फायदे और नुकसानात भी देखे थे, लेकिन HR implication यहाँ पे ऑथर ने बताया कि flexibility to recruit, उसके पास ये flexibility है, पूरी दुनिया से बेस्ट टैलेंट जो है वो हायर कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि उस इंडिविजुअल ने अगर वो अमेरिका बैठा है, यूरोप बैठा है, अफ्रीका बैठा है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, मिडल ईस्ट के अंदर बैठा हुआ है, रशिया में बैठा हुआ है, आपने उसको काम देना है, उसने काम करना है और आपने उसको उसके अकॉर्डिंग पे करना है, और आपके पास पूरी दुनिया के जो टैलेंटेड लोग मौजूद हैं उसमें से आप अच्छे और टैलेंटेड और स्किल्ड लोगों को हायर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऑथर ने एक चीज बीच में दी है जिसके आगे फर्दर नेक्स्ट टॉपिक जो है कंटिन्यूएशन है, कहता है जब अगर ज्योग्राफिकल स्प्रेड है, रशिया में है, यूरोप के अंदर है, अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर लोग हैं, तो वाकई इसने जो है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को थोड़ा सा मुश्किल बना दिया है कि आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो खैर ये दो चीजें, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर HR ऑथर ने डिस्कस की है, and one is the type of organization that's a project based teams and second is the virtual organization जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें इतना ही है, इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप्स ही मौजूद हैं। ठीक है, one is the project based and second is the virtual। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ह्यूमन रिसोर्स साइकिल से रिलेटेड है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स साइकिल क्या है? साइकिल, ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक के अंदर ऑथर ने बताया कि इसमें रिक्रूटमेंट है, 5 है साइकिल, ऑल्दो टर्मिनेशन भी लिखा हुआ है, लेकिन आपकी बुक के अंदर टर्मिनेशन के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है। फर्स्ट इज द रिक्रूटमेंट, सेकंड इज द सिलेक्शन, थर्ड इज द इंडक्शन, फोर्थ इज अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिफ्थ इज द टर्मिनेशन, दैट्स मीन फायरिंग ऑफ द पीपल। ठीक है, इसको भी हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ये एक ह्यूमन रिसोर्स साइकिल है, और जो कि रिक्रूटमेंट लिटरली मीनिंग भर्ती, ठीक है, और फिफ्थ इज द टर्मिनेशन, लिटरली मीनिंग निकालना। रिक्रूटमेंट से स्टार्ट होता है और निकालने पे खत्म होता है कि कैसे आप भर्ती करते हैं और कहाँ तक फिर आप उसको फिनिश करते हैं। ठीक हो गया, तो ये नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स साइकिल। ह्यूमन रिसोर्स का एक पूरा साइकिल क्या है, एक सर्कल क्या है, वो इसके अंदर गिवन है। 1 2 3 4 5 रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, अप्रेजल एंड टर्मिनेशन। इस पूरे साइकिल को देंगे और ये 75% ऑफ योर चैप्टर, आपके चैप्टर का 75 to 80% इसी से रिलेटेड है, और यही HR के फंक्शंस भी हैं। अगर आपको याद होगा पहले चैप्टर के अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस, HR फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, और वो ये हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, अप्रेजल एंड टर्मिनेशन एंड मोर देन दैट उस सर्कल के अंदर हमने देखे थे। इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। ये सारे सर्कल हैं, स्टार्टिंग विद रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट जैसा कि मैंने बताया कि लफ्जी मतलब है भर्ती करना, हायर करना, लोगों को नौकरी के ऊपर रखना, दैट इज अ रिक्रूटमेंट। ठीक है, और रिक्रूटमेंट के अंदर क्या कहता है, इट्स अ ह्यूज प्रोसेस। रिक्रूटमेंट का एक बड़ा प्रोसेस है, और विद इन द HR साइकिल जो है, रिक्रूटमेंट का भी एक पूरा साइकिल है जिसके थ्रू एक पूरा प्लान है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस हायर करती हैं। ठीक है, लोगों को भर्ती करती हैं, और वो पूरा साइकिल क्या है, उस साइकिल को भी अभी हम इसी के अंदर रिक्रूटमेंट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जो कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्लान है। रिक्रूटमेंट क्या है? भर्ती करना। और बाय द थ्योरी क्या है, इसमें क्या कहते हैं, एवरीथिंग फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्टाफिंग नीड टू फिलिंग इट। अगर मैं आपको कहूंगा इस लाइन के अंदर 2-3 वर्ड्स के ऊपर आप एम्फेसाइज करें, दैट्स अ स्टाफिंग नीड एंड फिलिंग इट। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टाफिंग नीड एंड टू फिलिंग इट।
یہ انوالو ہوتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ آپ کو لوگ چاہیے اور پھر ان کو فل کر دینا, ان کو بھرتی کرنا, یہ ریکروٹمنٹ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, جس کے اندر اس کے سارے سائیکل میں اس کے پلان کے اندر انالیسس سے لے کر سورس کینڈیڈیٹ تک اس کے پورے ریکروٹمنٹ پلان ہے, وہ ہم نیکسٹ سلائیڈز میں دیکھیں گے. سو اٹس انوالو اباؤٹ دا آئیڈینٹیفیکیشن آف اسٹافنگ, کہ ہمیں لوگ چاہیے, جی ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں واقعی ہاں بندے چاہیے, لوگ اور چاہیے, کام بڑھ گیا ہے, جابز بڑھ گئی ہیں, پروجیکٹ نیا سٹارٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, ریکروٹمنٹ کا کام ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, یس وی نیڈ پیپل, اور اسی کا کام ہے اینڈ فل اٹ. ریکروٹمنٹ انوالوز اٹریکٹنگ اے سوٹیبل کینڈیڈیٹ فار دا جاب, یہ کرتی ہے کہ ہم نے سوٹیبل کینڈیڈیٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جاب کے لیے. ٹھیک ہے, اب جو آدمی چاہیے اس کے لیے سوٹیبل کینڈیڈیٹ کون ہے, یہ کام کس کا ہے, ریکروٹمنٹ کا ہے. ٹھیک ہے, دیٹس دا پلان جو میں کہتا ہے. اور ریکروٹمنٹ کیسے کرتے ہیں, اٹس ناٹ ایزی جاب. ٹھیک ہے, یہ بہت ایزی نہیں ہے, اور اٹس ناٹ کہ آپ ویسے کسی آدمی کو ہائر کر لیں. کمپلیٹ پلان یہاں پہ آتھر نے دیا, اور یہ ایچ آر کے جتنے بھی ہیں آپ کے بک کے اندر بھی ہیں, جو یہ بک آئی سی ایم اے کی ہے اور ادر بکس جو ایچ آر کی میں نے بک آپ کو دی ہے, اس کے اندر بھی کمپلیٹ ڈیٹیل ریکروٹمنٹ پلان ہے. اس پلان کے اندر کیا ہے, جاب انالیسز ہے. جاب انالیسز کیا, آپ انالائز کرتے ہیں, either analysis about that either you want person or not, آپ کو لوگوں کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, that's analysis, simple. description, اچھا ضرورت ہے تو وہ لوگ, ان کی رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز, ان کی جابس کیا ہوں گی, تو پھر آپ سیکنڈ میں کیا کر لیتے ہیں, ان کی ڈیوٹیز آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. پہلا انالیسس ہے, لوگ چاہیے. ٹھیک ہے, آپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, یس لوگ چاہیے. اچھا, جو آدمی چاہیے آپ, ان کی ڈسکرپشن کیا ہونی چاہیے, رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز کیا ہونی چاہیے, وہ کس میں آ جاتا ہے, جاب ڈسکرپشن میں, جسے ہم کہتے ہیں جے ڈی. تھرڈ کیا ہے, یہ رولز اینڈ ریسپانسبلٹی پرفارم کرنے کے لیے آدمی کی اسپیسیفکیشن, اس پرسن کی اسپیسیفکیشن کیا ہوگی, اور اس اسپیسیفکیشن میں اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ہمیں آدمی چاہیے ایز این اکاؤنٹس آفیسر. ٹھیک ہو گیا, یہ انالیسز میں فائنڈ آؤٹ ہوا کیونکہ ورک لوڈ زیادہ تھا, پروجیکٹ زیادہ تھے, جو اکاؤنٹس کے 3 لوگ کام کرے تھے وہ اوور برڈن تھے, اور جو جاب ہے, جو کام ہے, وہ ڈیلے ہو رہا تھا. جو کام آج کی تاریخ میں ہونا تھا وہ 3 دن بعد ہوتا تھا. کیوں کہ برڈن بڑھ گیا ہے, لوگ 3 ہیں. تو انالیسز نے کیا انالائز کیا کہ واقعی نہیں, ایک آدمی اور چاہیے, اور وہ ہمیں کیا چاہیے, اکاؤنٹس آفیسر چاہیے. اچھا, اس کی جاب ڈسکرپشن, اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہونی چاہیے, اس نے بکس آف اکاؤنٹس مینٹین کرنا ہے, اکاؤنٹس کو مینٹین کرنا ہے, اسسٹ کرنا ہے جو سینئر اکاؤنٹنٹ ہیں ان کو ساتھ, ان کا پیپر ورک کر کے دینا ہے. یہ کیا آ گیا جاب ڈسکرپشن میں. اس کی اسپیسیفکیشن کیا ہونی چاہیے, میں جیسے ایگزامپل دوں, ایٹ لیسٹ بی کام ہو. ٹھیک ہے, ون آف دا ایگزامپل کہ اس کی کوالیفیکیشن میں بی کام ہو, اور اس کا 2 سال کا تجربہ ہونا چاہیے. یہ کیا ہے, کس میں آ جاتا ہے, یہ پرسن اسپیسیفکیشن کے اندر ہے. یہ سارا ہم نے ہوم ورک کر لیا. Now you are sourcing candidate, okay, hire him. پھر ہم سورس کرتے ہیں, اور اس کے ملٹیپل سورسز ہیں, جس کے اندر جیسے ریکروٹمنٹ فرمز ہیں, ویب سائٹس ہیں, انٹرنل ہائرنگ ہے, یہ سورسز ہیں اس کے. کلاس آئی بلیو آپ کو کلیئر ہو گیا کہ انالیسس, ٹھیک ہے, ورک لوڈ بڑھ گیا ہے, 3 اکاؤنٹنٹ ہیں, سینئر انجینئرز, اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی 3 کی ٹیم ہے, ہمیں ایک اور آدمی چاہیے. کام کے اندر ڈیلیز آ رہے ہیں, کام رائٹ ٹائم کے اوپر نہیں ہو رہا, پروجیکٹس کی ڈیڈ لائن میٹ نہیں ہو رہی ہے, اور اکاؤنٹنگ کے اندر جو ہے وہ ڈیز اینڈ ویکس کا ڈیلے آ رہا ہے. دیٹس اے جاب انالیسس. جاب ڈسکرپشن, ٹھیک ہے, ہمیں ایک جونیئر اکاؤنٹنٹ چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اکاؤنٹس آفیسر چاہیے. اوکے, اس کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہوں گے, بکس آف اکاؤنٹ مینیج کرنا ہے, جرنلز اینڈ لیجرز مینٹین کرنے ہیں اس نے. ٹھیک ہے, اس نے اس کا سینئر یہ ہوگا, اس کو رپورٹ کرنا ہے, اور اس کے ساتھ مل کے سارا پیپر ورک کرنا ہے. یہ جاب ڈسکرپشن میں آ گیا. پرسن اسپیسیفکیشن, بی کام ہونا چاہیے, اور اس کا 2 سال کا تجربہ ہونا چاہیے. ناؤ سورس کینڈیڈیٹ لوگوں کو اس کو ہائر کریں. ٹھیک ہے, یہ ریکروٹمنٹ پلان ہے. جاب انالیسس, ڈسکرپشن, پرسن اسپیسیفکیشن اینڈ سورس کینڈیڈیٹ. Hopefully you understand کہ انالیسس کیا ہے. جاب انالیسس ون بائی ون ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. An HRM helps establish the level of experience, qualification, skills and knowledge needed to perform a job successfully. And that is a collecting, analyzing and setting out information about the content of the job. ٹھیک ہے, ہم کلیکٹ کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں, اور انفارمیشن دیتے ہیں کہ ہمیں جو آدمی چاہیے, ٹھیک ہے,
اور اس کے بارے میں سارا ڈیٹا ہم گیدر کرتے ہیں. یہ سارا کام کس کا ہے؟ انالیسس کا. ٹھیک ہے. اور یہ اس کے ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ واقعی ہمیں ایک آدمی چاہیے. دیٹس انالیسس. جاب ڈسکرپشن کیا ہے؟ بیسڈ آن فائنڈنگ آف دا جاب انالیسس. جو انالائز کیا ہے اس کی فائنڈنگز، اس کا ریزلٹ کیا ہے، وہ جاب ڈسکرپشن کی صورت میں آتا ہے. ریٹن اسٹیٹمنٹ ہوتی کیا ہے جاب ڈسکرپشن؟ ٹھیک ہے. is a broad journal and written statement of a specific job. آپ کو اگر پہلے چیپٹر کے اندر یاد ہو تو میں نے بتایا تھا موسٹ آف دا آرگنائزیشن کے اندر ریٹن اسٹیٹمنٹس ہی نہیں ہوتی، جے ڈیز لکھی نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ریٹن ڈاؤن اسپیسیفکیشن نہیں ہوتی ہیں. اور یہ ایچ آر آڈٹ کے اندر، ٹھیک ہے، وہ آڈٹ آتا ہے، اس میں اکثر پڑھاتا ہوں کہ موسٹ آف دا کمپنیز کے اندر جو ہے وہ جب آتے ہیں لوگ انسپیکٹ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ سے، تو کافی کمپنیز کے، آلدو پاکستان کے اندر بھی ہے لیکن امپلیکیشن اتنی نہیں ہے، تو کافی جگہ پہ کمپنیز نے اپنے امپلائیز کی ریٹن ڈاؤن جاب ڈسکرپشن لکھی ہی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جاب ڈسکرپشن کیا ہے کہ ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے، اس اسپیسیفک جاب کے مطابق یہ جاب ڈسکرپشن آتی ہے. اس کے اندر موجود کیا ہوتا ہے؟ ڈیوٹیز کیا ہیں، اس جاب کا مقصد کیا ہے، رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اس کی جاب کا ٹائٹل کیا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اکاؤنٹس آفیسر، ٹھیک ہے، یہ جونیئر اکاؤنٹنٹ، دیٹس اے ٹائٹل. ڈیوٹیز میں نے بتائی ہیں آپ کو، یہ کیا ڈیوٹیز ہیں اس کی. ٹھیک ہے. جرنل اینڈ لیجرز اینڈ بکس اینڈ اکاؤنٹس کو اس نے مینٹین کرنا ہے، پیپر ورک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کا نام اور ڈیزگنیشن، نیم اینڈ ڈیزگنیشن آف دا پرسن ٹو ہوم دا امپلائی رپورٹس، اس کا سینئر کیا ہے، کس کو اس نے رپورٹ کرنا ہے، کس کے انڈر اس نے کام کرنا ہے. یہ میں آلریڈی بتایا، یہ جاب ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوتا ہے. آئیڈینٹیفائنگ دا پریسائز نیچر آف دا جاب ان کوسچن، جو پریسائز نیچر ہے جاب کی اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. ٹھیک ہے. یہ ایک بک کے اندر آپ کے ٹپیکل جاب ڈسکرپشن ہے. اور کلاس یہ جو جاب انالیسس تو نہیں لیکن جاب ڈسکرپشن اینڈ پرسن اسپیسیفکیشن کی ایک دو ایگزامپلس کل آپ کی ڈرائیو کے اندر موجود ہوں گی، اور کل ہم اس کو ڈسکس بھی کر لیں گے. کسی بھی اسپیسیفک جاب سے ریلیٹڈ ہم دیکھیں گے اور اس کی ریئل رولز اینڈ رسپانسبلٹیز اور اس کی پرسن کی اسپیسیفکیشن کل انشاءاللہ میں آپ کو کرواؤں گا. آپ کو فردر اور کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. I believe hopefully ابھی بھی آپ کو کافی کلیئر ہے کیونکہ میں ود ایگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ میں نے جونیئر اکاؤنٹنٹ کی یا اکاؤنٹس آفیسر کی ایگزامپل دی ہے اس سے. تو یہ جاب ڈسکرپشن کے اندر یہ ٹپیکل چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں جو کہ موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹائٹل آف دا جاب اینڈ دا نیم آف دا ڈپارٹمنٹ ان وچ اٹ از سچویٹڈ. ٹھیک ہے. جاب کا ٹائٹل کیا ہے، اس کی ڈیزگنیشن کیا ہے، جو میں نے بتایا کہ اکاؤنٹس آفیسر اس کی ڈیزگنیشن ہے. The position of the job in the organization، آرگنائزیشن کے اندر کس جگہ پہ، ہاں جی وہ فائنینس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے. ریلیشن شپ، اس کے اوپر باس کون ہے، کس کو اس نے رپورٹ کرنا ہے، اور اس کے انڈر کتنے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے the chains of responsibility. ٹھیک ہے. For this purpose many organization refer to existing organization chart. وہی آرگنائزیشن چارٹ جو میں نے آلریڈی آپ کو بتایا. فنکشنل ٹپیکل آرگنائزیشن چارٹ کیا ہے، فنکشنل ڈپارٹمنٹ ہے. اس کی ویج یا سیلری رینج کیا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں موسٹلی سیلری چلتی ہے. ٹھیک ہے. ویجز ہوتے ہیں دیہڑی دار جسے ہم کہتے ہیں، ڈیلی بیسس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو آرگنائزیشنز میں موسٹلی جو ہے میں کہہ سکتا ہوں پاکستان کے اندر آرگنائزیشن میں 90-95% سیلری کے اوپر لوگ کام کرتے ہیں. بہت کم ہے جو ویجز کے اوپر کرتے ہیں. ویجز کا جو ہے ایون ریٹیل سیکٹر کے اندر بھی اتنی ویجز نہیں ہیں کیونکہ باہر ریٹیل سیکٹر میں ویجز بہت کامن ہے. ہمارے ویجز جو ہیں وہ دیہڑی دار مزدوروں تک جو ہے وہ ویجز ہے، اور جس کے اندر پلمبر، الیکٹریشینز اینڈ جو ڈینٹر اینڈ پینٹنگ والے ہیں وہ لوگ ویجز پہ کام کرتے ہیں. موسٹلی آرگنائزیشن کے اندر سیلری ہی چلتی ہے. بائی دا اینڈ آف دا منتھ فکس سیلری ہے جو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگین یہ چیزیں پرنسپل ڈیوٹیز ہیں اور بریک ڈاؤن آف ڈیوٹیز ہے اور جاب انوائرمنٹ، یہ ساری چیزیں آپ کی جاب ڈسکرپشن کے اندر ہوتی ہیں. کلاس آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، اس میں کوئی کوشچن ہوا تو ہم ڈسکس کر لیں گے، لیکن کل ایک ایگزامپل کے ساتھ جاب ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ اسی کلاس میں جو ہے وہ ڈسکس کروں گا، آپ کو اور کلیئر بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آتا ہے پرسن اسپیسیفکیشن. جیسا کہ میں نے اس اکاؤنٹ آفیسر کی جاب کے بارے میں بتایا کہ اس کو پرسن کو آپ اسپیسیفائی کرتے ہیں، اور اس پرسن اسپیسیفکیشن کے اندر کیا آتی ہے،
اس کی qualification کیا ہے اور اس کا experience کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو that's a person specification. یہاں پہ پوری ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, پرسن اسپیسیفکیشن کے اندر اگین دیکھ لیں تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے, اس کے اٹینمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو اچیومنٹس اس نے کی ہوئی ہے, ڈسپوزیشن ہے, اس کے کیا موٹیویشن اینڈ گولز ہیں, فزیکل میک اپ, ٹھیک ہے, اس کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے, انٹرسٹ کیا ہے, جنرل انٹیلیجنس جو ایپٹیچیوڈ ٹیسٹنگ ہے اور انٹیلیجنس کی ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور اسپیشل ایٹریبیوٹس اس کے کیا کچھ ہے جو ایکسٹرا سکلز ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک پرسن کی اسپیسیفکیشن ہے جاب کے اندر ہوتی ہیں. اگر آپ نے ایڈورٹائزمنٹ جاب کی دیکھی ہو, جو کہ میں نے وہی آپ کو ایگزامپل بتانی ہے, most probably some of you یا most of you been looking for the jobs, اور کچھ جو ہیں وہ by the end of the ICM میں, ٹھیک ہے, اس کے بعد جابس دیکھنا شروع کریں گے, کچھ ابھی سے بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو آپ اس جاب کے اندر جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر کمپلیٹ جاب ڈسکرپشن گیون ہوتی ہے اور اسپیسیفکیشن آف دا پرسن ہوتی ہے کہ آئیڈیل کینڈیڈیٹ کیا ہونا چاہیے, ہولڈر آف دا بیچلر ڈگری یا ہولڈر آف دا ماسٹر ڈگری, اس کا اس ریلیونٹ فیلڈ کے اندر اتنا تجربہ ہونا چاہیے, انٹرپرسنل سکلز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ٹیم ورک ہونا چاہیے, انڈیپینڈنٹ لرنر ہونا چاہیے. یہ وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں, اور یہی وہ پرسن اسپیسیفکیشن ہے جو یہاں پہ آپ نے ریکروٹمنٹ کے اندر, ریکروٹمنٹ پلان کے اندر آتھر نے دی ہیں. ٹھیک ہے, جو جاب انالیسس, ڈسکرپشن اور پرسن اسپیسیفکیشن, اور لاسٹ جو ہے وہ سورس کینڈیڈیٹ ہے. تو بیک گراؤنڈ کے اندر دیکھ لیں پریویس ورک ایکسپیرینس, ٹھیک ہے, فیملی بیک گراؤنڈ اور کرمنل ریکارڈ. ٹھیک ہے, موسٹ آرگنائزیشن کے اندر فیملی بیک گراؤنڈ اتنا میٹر نہیں کرتا, لیکن سم آف دا آرگنائزیشنز کرمنل ریکارڈ, پریویس ریکارڈ بھی دیکھتے ہیں, جہاں پہ ٹپیکل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کمپنیز آتی ہیں اور جہاں پہ آپ نے سینسٹیو جابس کر رہے ہیں تو وہاں پہ وہ آپ کا پریویس کرمنل ریکارڈ اور فیملی بیک گراؤنڈ کو چیک کرتی ہیں. ایلس موسٹ آف دا آرگنائزیشن کے اندر فیملی بیک گراؤنڈ اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, جو کہ وہ اس کو پبلسائز کریں. وائل انٹرویو پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, گپ شپ میں ہوتی ہے فیملی بیک گراؤنڈ اور اس کے بارے میں باقی چیزیں گپ شپ ہو سکتی ہے, لیکن ان جاب کے اندر جو پبلسائز ویکنسیز ہوتی ہیں, جہاں پہ پبلسائز کرتے ہیں, وہاں پہ یہ چیزیں مینشن نہیں ہوتی انٹل انلیس کہ وہ بہت ہی کوئی سینسٹیو ورکنگ یا نیچر آف ورک کی آرگنائزیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے پرسنل اٹینمنٹس کیا ہیں, کوالیفیکیشن اور ریلیونٹ ایکسپیرینس, اس کی سرٹیفکیشن کچھ ایسے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ہے. ڈسپوزیشن, انڈیویجول گولز اینڈ موٹیویشن کیا ہیں, وہ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتا ہے, آئدر یہ جاب وہ صرف ایک فار دا سیک آف جاب کر رہا ہے یا واقعی وہ اپنے کیریئر پاتھ ہے اس کی. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے اندر اس کی ڈسپوزیشن میں آتے ہیں کہ وائی ہی وانٹ ٹو ڈو اے جاب. ٹھیک ہے, واقعی یہ اس کا کیریئر پاتھ ہے, اس کی موٹیویشن ہے, اور اسی فیلڈ میں اس نے جانا ہے کہ نہیں جانا. فزیکل میک اپ, اپیئرنس, اسپیچ, ہیلتھ اینڈ فٹنس از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور لوگ یہ میٹر کرتے ہیں آرگنائزیشن کی جو ہے وہ پرسن اسپیسیفکیشن کے اندر. انٹرسٹ کیا ہے, جیسے اس کے اندر ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ فٹ بال ٹیم ڈیمانسٹریٹس ٹیم ورک اسکلز. اگر وہ کہتا ہے کہ آئی ایم فونڈ آف پلئنگ فٹ بال, ٹھیک ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ فٹ بال کھیلتا ہے تو واقعی اس کے اندر ٹیم ورک کرنے کی جو ہے وہ کوالٹیز ہیں, یہ ٹیم کے ساتھ ایک اچھا کام کر سکتا ہے. تو یہ اس وجہ سے اس کی اسپیسیفکیشن ہے. یہ ایک ٹپیکل اور ایک اسٹینڈرڈ اسپیسیفکیشن آتھر نے آپ کی بک کے اندر دی ہیں. ٹھیک ہے, یہ لازمی نہیں ہے, ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ یہ ساری اسپیسیفکیشن ہر ایک آرگنائزیشن ریکوائر کرے. دیز آر دا ٹپیکل اینڈ دا جرنل اسپیسیفکیشن. جنرل انٹیلیجنس کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کی پریکٹیکل انٹیلیجنس کے بارے میں دیکھتے ہیں, پرابلم سالونگ ایبلٹیز کیا ہیں اس کی, اور اسپیشل ایٹریبیوٹ اسکلز سچ ایز ایبلٹی ٹو اسپیک another لینگویج اور IT اسکلز. اگر ملٹی لینگویجز ہیں, اکثر آپ اگر جاب کے وہ اپلیکیشن فارم فل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں چیز پوچھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لینگویجز آپ کو کون کون سی آتی ہیں, انگلش, اردو, پنجابی اینڈ اینی ادر فارن لینگویج, تو وہ آپ وہاں پہ مینشن کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ایڈیشنل چیزیں آپ نے مائکروسافٹ آفس کیا ہوا ہے, پیچ ٹری کیا ہوا ہے, جو ایڈیشنل سافٹ ویئرس کی ٹریننگ آپ نے کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ یہاں پہ اس میں لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اسپیشل ایٹریبیوٹس اس کے اندر آ رہے ہیں. لاسٹ اس کے اندر فریزر 5 پوائنٹس پلان ہے, اس کو میں کل دیکھ لوں گا, کل آپ کو بتا دوں گا. یہ ساری وہی چیزیں آ رہی ہیں جو کہ آلریڈی ہم اس کے اندر دیکھ چکے ہیں. اس کو کل گو تھرو کر دوں گا, یا آپ لوگ دیکھ لیجیے گا, کوئی پرابلم ہو تو ڈسکس بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے, لاسٹ جو پلان ہے, کیونکہ ریکروٹمنٹ پلان کو میں آج فنش کرنا چاہتا ہوں, اس میں ہے کہ پھر آپ اپنے
एनालिसिस कर दिया, डिस्क्रिप्शन कर दिया, कैंडिडेट के बारे में भी देख लिया, कैंडिडेट को भी स्पेसिफाई कर लिया। अब आपने क्या करना है, उसको हायर करना है। मल्टीपल सोर्सेज यहाँ पे गिवन है जिसके थ्रू आप हायर करते हैं, दैट इज जॉब सेंटर, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट है, जॉब फेयर है, नेशनल प्रेस है, लोकल न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है, रेडियो एंड टीवी है, और स्पेशलिस्ट जर्नल्स हैं जिसके थ्रू आप बंदे को जो है वो हायर करते हैं, ठीक है। एंड दैट्स अ कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्लान। जॉब सेंटर नॉट वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में नहीं है, बाहर ये बरतानिया के अंदर जॉब सेंटर हैं, जॉब सेंटर प्लस मौजूद होते हैं जिसके अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, और डिफरेंट कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आके अपनी जॉब्स देती हैं। कैंडिडेट्स आते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, जॉब सर्च करते हैं अपने एरिया के अंदर, अपने फील्ड के अंदर, और जोग्राफिकल एरिया के लिहाज से, फील्ड के लिहाज से, डिफरेंट स्टोर्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर ये जॉब्स वहाँ पे मौजूद होती हैं, और वहाँ से वो जॉब्स को प्रिंट करते हैं, वहाँ पे बैठे बैठे कॉल करते हैं, और जो है उसके थ्रू जो है उनकी फिर जाके इंटरव्यूज देते हैं। तो ये जॉब सेंटर्स मौजूद हैं, एज मेंशन फ्री बट मे नॉट फाइंड अ सूटेबल कैंडिडेट, ठीक है, फ्री होते हैं, जो कि अगेन मैं बता चुका हूँ ये पाकिस्तान में नहीं है, बरतानिया के अंदर बहुत कॉमन है, और नाम ही उनका जॉब सेंटर है, ठीक है। और जॉब सेंटर्स में जाके और वहाँ पे एम्प्लॉयर भी जो है उस जगह पे मुफ्त में एड्स देते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, ठीक है, जैसे रोजी है, दे आर द कंसल्टेंट, ठीक है, मुस्तकबिल है, दे आर द कंसल्टेंट, इंडीड है, बेट है, ठीक है, सम ऑफ देम आर इंटरनेशनल, जिसके थ्रू जो है वो हायरिंग होती है, ठीक हो गया। जॉब फेयर, हर यूनिवर्सिटी जॉब फेयर कराती है, हर कॉलेज कराता है, आईसीएमए भी जॉब फेयर कराता है, और आईसीएमए की जॉब फेयर के अंदर डिफरेंट कंपनीज आती हैं, ठीक है, और वो रियल में हायर करती हैं, ठीक है, एंड सीरियस कंपनीज हैं, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें काफ़ी सीरियस कंपनीज आती हैं, और जो सीनियर बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पे जॉब फेयर के अंदर हायर भी करती हैं, ठीक है, और उनके स्टॉल्स लगते हैं जहाँ पे वही बात आती है, फेस टू फेस मीटिंग होती है, ठीक है, और जिसके अंदर वो कंपनीज आईसीएमए से, आईसीएमए के स्टूडेंट्स को जो है वो हायर करते हैं। नेशनल प्रेस, जो खबरें हैं, अखबारात हैं, उनके थ्रू आप देते हैं, ठीक है। जैसे जंग इतवार की बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत से लोग जो हैं वो इतवार के न्यूज़पेपर जंग लेते हैं, और जंग के अंदर मतलब मैं कह सकता हूँ अगर जिसने न्यूज़पेपर को देना है, और प्रिंट मीडिया के थ्रू, इट्स अ प्रिंट मीडिया, तो 98% कंपनीज जो है वो जंग को चूज करती हैं, जंग न्यूज़पेपर को, ठीक है। तो इस नेशनल प्रेस के थ्रू भी जो है वो हायरिंग होती है, और जंग गवर्नमेंट के तो मोस्टली जंग के अंदर एड्स आते हैं, प्रिंट मीडिया गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। और ये मेरी रिकमेंडेशन आपको भी, अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर द जॉब तो जंग न्यूज़पेपर को आप देखें, वो और वो भी एवरी संडे, हर संडे की, तो उसमें बहुत सैकड़ों जॉब्स आई हुई होती हैं, ठीक है। लोकल न्यूज़पेपर, इधर नेशनल प्रेस अगर ये गवर्नमेंट का है, और लोकल न्यूज़पेपर अगर प्राइवेट हैं तो उसके थ्रू आप जो है वो हायर कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट, जैसे कि रोजी है, मुस्तकबिल है, वाई इंटरनेट आप जो है वो यूज कर सकते हैं, गुड एज लॉन्ग एज टारगेट पीपल आर फ्रीक्वेंट इंटरनेट यूजर। अगर आप जो हायर कर रहे हैं और वो इंटरनेट यूजर हैं तो फिर आप श्योरली जो है इंटरनेट को यूज करें। अगर आपने एक लेबर हायर करना है तो आपको पता है कि नॉट एवरी इलिटरेट पर्सन, क्योंकि लेबर की लिटरेसी भी आपको इतनी नहीं चाहिए कि वो इंटरनेट यूज करते हैं, तो ये बड़ा गुड इसके अंदर ऑथर ने डिस्क्रिप्शन दी है, एज लॉन्ग एज दे आर इंटरनेट यूजर। अगर वो फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं तो फिर आप इंटरनेट पे दें, आपने जो हायर करना है वो इंटरनेट यूजर ही नहीं है तो फिर आप तो इंटरनेट पे नहीं देंगे। हाँ, अगर आपको जैसे अकाउंट्स ऑफिसर चाहिए तो श्योरली आजकल के दौर में तो एवरीवन इज यूजिंग, और जिसकी बीकॉम क्वालिफिकेशन उसको पता है, और ही इज लुकिंग फॉर द जॉब्स ऑन द इंटरनेट, एक्सटेंसिवली लुकिंग फॉर द जॉब ऑन द इंटरनेट। और फिर इस तरह रेडियो है, टीवी है, उसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते हैं। स्पेशलिस्ट जर्नल्स ऑलरेडी डिग्री ऑफ सिलेक्शन बट मे कंटेन मैनी सिमिलर, ठीक है, अगेन स्पेशलिस्ट जर्नल्स they are not very common here in Pakistan, ठीक है। some of the business magazines and journals हैं जिसके थ्रू जो है वो हायरिंग होती है, और वहाँ पे भी कंपनीज ऐड देती हैं। तो ये सोर्स कैंडिडेट तक जो है वो, अगर हम इसके शुरू में आए रिक्रूटमेंट प्लान के अंदर, ठीक है, तो रिक्रूटमेंट के प्लान के अंदर जो इसकी चारों चीजें वो इंक्लूडेड है, एनालिसिस है, डिस्क्रिप्शन है, पर्सन स्पेसिफिकेशन है, एंड सोर्सिंग ऑफ द कैंडिडेट है, ठीक है। आई विल क्विकली रिव्यू दैट, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे पता है टाइम थोड़ा है, ठीक है, मैं रिव्यू करूंगा और हमारे पास टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हुए तो वो नेक्स्ट में भी हम कर लेंगे।
बाय द एंड ऑफ द सेशन नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रख लूँगा, ठीक है। आज जो हमने देखा है उस लेक्चर के अंदर, वो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखे हैं कि एचआर क्या है और उसकी इम्प्लीकेशन क्या है। दो टाइप हमने देखी है, प्रोजेक्ट बेस्ड टीम्स हैं और सेकंड इज द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट बेस्ड के अंदर वही बात है, मल्टीपल लोगों को ला के एक टीम बना दी जाती है और उनको एक प्रोजेक्ट पे असाइन कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट से एक टीम बनी और हमारा क्या प्रोजेक्ट था, हमने टोटल के प्रोजेक्ट के ऊपर 3 महीने काम किया, दैट वाज अ प्रोजेक्ट बेस्ड टीम, ठीक है। एचआर की क्या इम्प्लीकेशन है, मल्टी स्किल लोग चाहिए, ट्रेनिंग जरूरत है, और ये ट्रेडिशनल हायरार्की से हटकर प्रोजेक्ट बेस्ड टीम्स वर्क करती है। तो इस वजह से इसके एडवांटेजेस भी हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, मेरा बॉस ही रिक्वायर मी इन दैट डिपार्टमेंट स्पेशली इन द डेडलाइंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स, लेकिन मैं जिस टीम के अंदर कर रहा हूँ उस टीम का जो लीडर है, जो टोटल के प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो टीम लीडर भी मुझे अपनी तरफ ड्रैग करता है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट मी, ये एवरी जो है उसका टीम मेंबर, उसको है अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला कोशिश करेगा कि आज जो है ये वर्कर मेरी तरफ काम करे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल हायरार्की, एज अ ट्रेडिशनल जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है उससे हटकर प्रोजेक्ट बेस्ड टीम्स है। फिर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। वर्क फ्रॉम होम यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक लिंकिंग, ठीक है। सिंपल इज द entire organization that depend on the electronic linking, that's a virtual organization. इसकी भी HR implication है, जिसके अंदर ऑथर कहता है कि उसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मुश्किल हो जाता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसी से रिलेटेड ऑथर ने आगे HR साइकिल दिया है। HR साइकिल के अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, अप्रेजल और टर्मिनेशन आती है, जिसके अंदर हमने पहला रिक्रूटमेंट देखा। रिक्रूटमेंट लिटरली मीनिंग भर्ती, हायर करना लोगों को, और रिक्रूटमेंट प्लान के अंदर जॉब एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन, पर्सन स्पेसिफिकेशन एंड सोर्स कैंडिडेट, ये पूरे रिक्रूटमेंट प्लान के अंदर 4 चीजें आती हैं जो कि हमने देख ली है, ठीक है। और एग्जांपल मैंने आपको एक अकाउंटेंट की दी है जो कि इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर आता है। नाउ आई विल गो टुवर्ड्स द क्वेश्चन एंड आंसर। ड्राइव पे जो है वो इसी रिक्रूटमेंट प्लान से रिलेटेड, मोहम्मद ने पूछा रिक्रूटमेंट प्लान से रिलेटेड जो है जॉब एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन, पर्सन स्पेसिफिकेशन, इससे रिलेटेड जो है वो चीजें मैं अपलोड कर दूंगा और कल वही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जॉब सेंटर मैंने आपको बताया स्पेसिफिक रियल के अंदर ऑफिसेज होते हैं। जॉब सेंटर की जो मैं बात कर रहा हूँ जिले अब्बास, उसके अंदर ऑफिसेज के अंदर जो है वो बाकायदा कंप्लीट प्रोसेस होता है, और जितनी भी कंपनीज होती हैं वो वहाँ पे अपने एडवर्टाइजमेंट देती हैं, और कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर एक कैंडिडेट आता है और वो आके अपने रिलेटेड, अपने एरिया से रिलेटेड जॉब्स को देखता है, और फिर उन जो एम्प्लॉयर है उनको फिर वहाँ से ही कॉल करता है, ठीक है। तो ये जॉब सेंटर ऑफिसेज हैं, सेपरेट ऑफिसेज हैं जिनके अंदर जो है वो वर्किंग होती है। क्लास 1 में ये बहुत से मैसेजेस आईसी में मैनेजमेंट की वजह से आज अच्छा, एमसीक्यूज प्रीवियस चैप्टर के हम नेक्स्ट दो एक एमसीक्यूज और हैं वो मैं करवा दूंगा, एमसीक्यूज में नेक्स्ट में करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगेन थोड़ी सी रिक्वायरमेंट इसकी आ रही है, मैं अगर मोहम्मद अगर आप जो हैं वो एक मिनट मैं आपको दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं आपको लिंक भी दे देता हूं। लेकिन मोहम्मद अगर आप जिस भी कैंपस से हैं, अगर कराची लाहौर से हैं, तो रिस्पेक्टेड जो आपकी क्लास है आप उस क्लास से जो है वो लिंक हो जाएं, और कोई अगर उनके ग्रुप्स बने हुए तो उस ग्रुप से अटैच हो जाएं, क्योंकि मोहम्मद का क्वेश्चन है कि स्टिल उनकी आज पहली क्लास है
तो ये इस वजह से मोहम्मद के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। मोहम्मद ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप जो है यहाँ से देख लें, ये लिंक स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये आप लिंक स्नैपशॉट ले लें, इसको देख लें और इसमें सारा डाटा मौजूद है, आपकी बुक्स मौजूद हैं, आपके नोट्स हैं, आपकी स्लाइड्स मौजूद हैं, ठीक है, आपकी HR की बुक मौजूद है, मैनेजमेंट की बुक मौजूद है और ICMA की जो आपकी एंटरप्राइज मैनेजमेंट की है, ये 3 किताबें इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर स्लाइड्स भी हैं, 2 रिसर्च पेपर भी हैं। आप इसका लिंक ले लें और इसको एक्सेस कर लें, आपको यहाँ से सारा डाटा मिल जाएगा। ठीक हो गया, होपफुली आपने ये ले लिया होगा। MCQs जैसे कि मैं बताया कि नेक्स्ट में हम देख लेंगे, होपफुली यही सारे जो हैं वो अच्छा। एक क्वेश्चन है आर्किटेक्ट निम्रा खान का। आर्किटेक्ट देखें, आर्किटेक्ट तो आप उसको कहते हैं जो एक नक्शा बनाता है और एक डिजाइन बनाता है, ठीक है। जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन को बताया, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बेस्ड है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो है क्या कहते हैं, सॉरी, ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ये प्रोजेक्ट बेस्ड है और ये डिपेंड करता है कि वो कंपनी ने अपना स्ट्रक्चर किस तरह का बनाया है, आइदर इट्स टोटली प्रोजेक्ट बेस्ड या आइदर इट्स अ टिपिकल फंक्शनल डिपार्टमेंट। ये नेचर ऑफ द बिजनेस इस पे भी और साइज ऑफ द कंपनी पे, नेचर एंड साइज ऑफ द कंपनी पे मैटर करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपना जो है वो बना लें उसी तरह से, ठीक है। अच्छा क्लास, आई बिलीव वी हैव स्टिल अ बिट ऑफ द टाइम में अगर 2 एक MCQs कर लें जो कि छोटे से 2 MCQs हैं और कुछ टाइम हम बोरो कर लेंगे, 2-3 मिनट ऊपर कर लेंगे, ये कर लेते हैं। आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा, लास्ट टाइम हमने MCQs किए थे, यहाँ पे 2 MCQs और रहते हैं क्योंकि निम्रा की आज लास्ट क्वेश्चन वाले MCQs, तो ये MCQs भी कर लेते हैं और मुझे आप जो है आंसर इसमें कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है MCQ से रिलेटेड है, आई होप सबको स्क्रीन नजर आ रही होगी। कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन tend to focus mainly on the needs of the group, feelings of complacency or dissatisfaction, the needs of individual, the use of carrots and sticks as devices, ठीक है। इसका क्या राइट आंसर है क्लास, इसको पढ़ लें और फिर इसको हम देख लेते हैं। काफी आंसर्स जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। कंटेंट थ्योरी, अच्छा जी, मोस्टली ने सी बताया और कुछ ने C एंड A बताया और बहुत थोड़े हैं जिन्होंने B भी बताया, ठीक है। देखिए, कंटेंट थ्योरीज जो सारी हैं वो कर रही हैं, वो डिपेंड ऑन द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन फोकस कर रही है मेनली नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, तो इसका राइट आंसर C है, ठीक है। लास्ट इसके अंदर जो लास्ट चैप्टर है उसकी एक लास्ट है और हमारे पास टाइम भी है, 1-2 मिनट हम ले लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 5, अ कंपनी पेंशन स्कीम इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच नीड इन द मैस्लो हायरार्की, ठीक है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स सीखी थी और 5 हमने हायरार्कीज पढ़ी थी। इसके अंदर ए है बेसिक नीड्स है, बी इज द सेल्फ फुलफिलमेंट नीड है, सी इज द सेफ्टी नीड है और डी इज द रिटायरमेंट नीड है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, काइंडली आप अपने इसमें राइट कर सकते हैं, लिख लें, फिर इसको हम देख लेते हैं और डिस्कस भी कर लेते हैं। A company pension scheme is an example of which need in Maslow's hierarchy: basic needs, self-fulfillment needs, safety needs, and the retirement needs.
اچھا دیکھیں جو کہہ سکتے ہیں پینشن ہے، پینشن آپ کو سیکیورٹی فراہم کرتی ہے کہ واقعی جب ہم ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہماری ریٹائرمنٹ لائف کے اندر جو ہے ہمیں پینشن اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی سیفٹی نیڈس میں آتی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ آپ کو ایک سیفٹی پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو the company pension scheme is an example of which need is a safety need. اس کا رائٹ آنسر سی ہے. موسٹلی نے سی دیا ہے. ٹھیک ہے، اور ڈی جو ہے وہ اگین میسلو کی ہائرارکی کے اندر جو ہے وہ is related to the safety as well. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اسپیسیفکلی ریٹائرمنٹ کے اندر نہیں آتا، وہ سیفٹی کے اندر پینشنز آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا رائٹ آنسر سی ہے. ٹھیک ہو گیا کلاس؟ اور کوئی اگر کوشچن ہے آپ کا تو لے لیتے، نہیں ہے تو السم میں اس کو کلوز کرتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے کلاس، کل اس کو ریویو کر لیں گے اور اس کی ود ایگزامپل میں آپ کو دے دوں گا، اور کل ہم اسی سے آگے نیکسٹ جو ہے وہ ہم چلیں گے جو آپ کا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 14. ٹھیک ہے، اور ریکروٹمنٹ آج فنش ہو گیا، کل ہم سلیکشن سے آگے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. کل ملتے ہیں سیم ٹائم 11:15 کے وقت، اور ہوپ فلی آپ لوگ سب جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے، اوکے کلاس، تھینک یو ویری مچ. اوکے جی، اللہ حافظ. ٹھیک ہے سر فرحان، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ حافظ سر.